Okay. So good morning everyone. Good morning to all my virtual students also. Yesterday we did section number 96 AGM से related. ठीक है, और कुछ मिनट्स वगैरह के भी बारे में हमने डिस्कस किया था, बट अभी क्योंकि हम लोग AGM और EGM के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेट्स रिवाइज सेक्शन नंबर 96. ठीक है, नाउ कैन यू टेल मी द टाइम लिमिट फॉर कंडक्टिंग द फर्स्ट AGM? बता सकते हो? Yes, 9 months from the end of the first financial year. क्या फर्स्ट AGM का एक्सटेंशन पॉसिबल है? नो, देर इज नो एक्सटेंशन पॉसिबल इन केस ऑफ द फर्स्ट AGM. बट सब्सिक्वेंट AGMs आर टू बी कंडक्टेड विद इन द अर्लीस्ट ऑफ 3 dates. 3 तारीखें आप निकालोगे, जो भी अर्लीस्ट है वहां तक आपकी AGM सिर्फ शुरू ही नहीं, इनफैक्ट कंक्लूड हो जानी चाहिए. सो व्हाट आर दीज 3 days? सबसे पहला, there should be 1 AGM in every calendar year. The gap between 2 AGMs shall not be more than 15 months and 1 AGM shall be conducted within 6 months from the end of the financial year. ये subsequent AGM के लिए अगर आप चाहो आप ROC से extension grant करवा सकते हो, but ROC के power भी limited है. ROC can give you an extension, but this extension would be maximum 3 months के लिए. लेसर पीरियड भी हो सकता है इफ द ROC feels, but the maximum time period for which the extension is possible is going to be 3 months. फिर हमने देखा था डे, प्लेस, आर एंड एजेंडा. AGM can be conducted on any day other than a national holiday. तो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के अलावा कोई भी दिन पे आप आपकी AGM जो है वो कंडक्ट कर सकते हो. इनके अलावा कर सकते हो, इन दिनों पे नहीं कर सकते. हाँ. नेक्स्ट, प्लेस. यूजुअली AGMs आर कंडक्टेड एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस. कोई कारणवश अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पॉसिबल नहीं है, देन AGM कैन बी कंडक्टेड एट एनी अदर प्लेस विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज. बट मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है और 100% मेंबर्स ने कंसेंट दे दिया, कैन यू कंडक्ट योर AGM एनीवेयर इन इंडिया? हाँ या ना? तो डे हो गया, प्लेस हो गया, आर बिजनेस आवर्स, यूजुअल बिजनेस आवर्स, मॉर्निंग 9 to evening 6 एंड लास्ट इज एजेंडा. हर AGM में 4 चीजें तो आप करते ही हो, ये पक्की बात है. हाँ, इसके अलावा भी अगर कोई चीजों के बारे में चर्चा करनी है, रेजोल्यूशन पास करवाना है, आप कर दोगे, क्योंकि आप सोचोगे अगर मेंबर्स को बुलाया ही गया है, व्हाई नॉट टू पास द रेजोल्यूशन रिलेटिंग टू मे बी बाय बैक, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. तो रेजोल्यूशन आज नहीं तो कल पास करना ही है. तो अगर रेजोल्यूशन पास करना ही है, जिसके लिए मीटिंग कंडक्ट करनी है, वी वुड रादर पास द रेजोल्यूशन इफ यू आर कॉलिंग द मेंबर्स. तो उस हिसाब से डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, प्लान करते हैं. अड्डा तो होता ही है, हर AGM में अड्डा तो होता ही है. व्हाट इज अड्डा? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, appointment of directors, declaration of dividend and to consider and adopt the financial statements. इसके अलावा भी अगर डायरेक्टर्स कोई दूसरा रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं तो फिर वो पास कर सकते हैं. सो दीज वर द थिंग्स दैट वर गिवन अंडर सेक्शन नंबर 96. अगर आप देखोगे अगला ही सेक्शन जो है, दैट इज सेक्शन नंबर 97. 97 कहता है, इट्स एन एक्सटेंशन टू सेक्शन 96. 97 कहता है, कोई कारणवश कंपनी ने अपनी AGM कंडक्ट नहीं की विद इन द टाइम लिमिट एज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 96. हम बात कर रहे हैं AGM के बारे में. किसके बारे में? AGM. कोई कारण की वजह से कंपनी ने अपनी AGM 96 के अंदर कॉल नहीं की, तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल के पास पावर है AGM बुलाने का. बट व्हेन विल द ट्रिब्यूनल कॉल फॉर एन AGM? इफ इट गॉट एन एप्लीकेशन ईदर फ्रॉम अ मेंबर, और सुनो ना मेरी बात, कोई मेंबर से एप्लीकेशन मिला है, या तो फिर से फॉर एग्जांपल ट्रिब्यूनल को खुद को लगता है कि ये कंपनी का AGM जो है अब बुलाना जरूरी हो गया, तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू कॉल फॉर एन AGM. सो 96 के टाइम लिमिट के अंदर अगर कंपनी ने AGM नहीं बुलाई, तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल के पास पावर आ जाएगा AGM बुलाने का. या तो ट्रिब्यूनल खुद होके AGM बुलाएगी, या तो मेंबर के रिक्वेस्ट पे AGM बुलाती है. अगला पावर भी जो है वो ट्रिब्यूनल का ही पावर है, सेक्शन नंबर 98. बट नाउ दिस इज फॉर मीटिंग्स अदर देन AGMs. यस,
इवन अ सिंगल मेंबर कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल टू कॉल फॉर एन एजीएम. ठीक है, इवन इफ यू आर होल्डिंग वन सिंगल शेयर तो भी चलेगा. ठीक है, सुनो ना मेरी बात. 97 जहां एजीएम्स के बारे में बात कर रहा था, 98 इज टॉकिंग अबाउट मीटिंग्स अदर देन एजीएम. तो एजीएम के अलावा भी क्या कोई मीटिंग्स होती है? आपने कभी सुना ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? समटाइम्स देर इज अ क्लास ऑफ अ शेयर होल्डर्स मीटिंग, जैसे कि सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग है. अदर देन एजीएम अगर कोई मीटिंग है, वो मीटिंग भी बुलाने का पावर जो है दैट इज गिवन टू द ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल ईजीएम्स बुला सकता है ईदर ऑन इट्स ओन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द मेंबर और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ डायरेक्टर. कभी कभार ना मीटिंग बुलाना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है जिसके वजह से हमारे डायरेक्टर्स मीटिंग नहीं बुला रहे हैं. या तो ऐसा भी हो सकता है, से फॉर एग्जाम्पल देखो, देर इज अ डेडलॉक इन द मैनेजमेंट. डेडलॉक मतलब समझता है? नहीं, नॉट बैकलॉग. स्टूडेंट्स की जिंदगी में बैकलॉग कभी खत्म ही नहीं होता है. देखो, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट कंपनी. ओके, अब प्राइवेट कंपनी में 2 ही डायरेक्टर्स है और वही 2 मेंबर्स है. ऐसा हो सकता है क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी 2, और 2 जो डायरेक्टर्स है वही 2 मेंबर्स भी है. ठीक है, अब मीटिंग बुलानी है, ईजीएम बुलानी है कोई रेजोल्यूशन पास करने के लिए, बट कोई भी मीटिंग बुलाने का पावर इज गिवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्या सिंगल डायरेक्टर के पास मीटिंग बुलाने का पावर है? नहीं. 101 कहता है पावर इज गिवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अ सिंगल डायरेक्टर कैन नॉट कॉल फॉर अ मीटिंग. पहला सी का पहला सेक्शन, नोटिस कौन देता है मीटिंग बुलाने की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. 2 ही डायरेक्टर्स है, एक सिंगल डायरेक्टर तो मीटिंग नहीं बुला सकता है. मीटिंग अगर बुलानी है दोनों डायरेक्टर्स को मिलकर मीटिंग बुलानी पड़ेगी. सही या गलत? अब देखो क्या हो गया, दोनों मेंबर्स ने, जो दोनों डायरेक्टर्स भी है, कंपनी तब इनकॉर्पोरेट करी थी जब वो बहुत अच्छे दोस्त थे. आज दोस्ती के बीच में पैसा आ गया, विटामिन एम गया, बात बिगड़ गई, झगड़े हो गए, मारा मारी हो रही, तोड़ा फोड़ी हो रही, दोनों बात भी नहीं कर रहे एक दूसरे से. ये हाँ बोल रहा तो वो ना बोल रहा, वो ना बोल रहा तो ये हाँ बोल रहा है. अब आप समझो देयर इज अ डेडलॉक. सिचुएशन ऐसे लॉक हो गई है, कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है क्योंकि दोनों ही लोग डायरेक्टर्स है और यही दोनों मेंबर्स भी है. तो करे तो क्या करे, कहीं पे भी मेजॉरिटी नहीं हो रहा है, ना डायरेक्टर्स के बीच में और ना मेंबर्स के बीच में. बट अब मीटिंग बुलाना तो जरूरी है, कोई रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है. तो अब ऐसे केस में क्या हो सकता है, इवन अ सिंगल डायरेक्टर और अ सिंगल मेंबर कैन गो टू द ट्रिब्यूनल एंड कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल. कहते हो हे ट्रिब्यूनल देखो ये हमारी कंपनी की सिचुएशन हो गई है, मैनेजमेंट डेड है. डेड नॉट रियल सेंस में डेड, डेड इन द सेंस देयर इज अ डेडलॉक इन द मैनेजमेंट. अब आप ही आपके ऑर्डर के द्वारा कंपनी को मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस इशू कीजिए, और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आना इज इक्विवेलेंट टू लॉ. आप ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की बात अगर नहीं सुनते हो तो यू कुड ऑल्सो बी सेंट टू जेल एज इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ लॉ है, लॉ है वो. उसकी नोटिस आपको इज्जत से फॉलो करनी पड़ेगी. आप अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो ऐसे केस में माना जाएगा आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया है, जिसके लिए यू कुड ऑल्सो बी सेंट टू जेल. तो ऐसे अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस कभी आ जाती है जिसके वजह से मीटिंग कॉल करना ही पॉसिबल नहीं हो रहा है. तो ऐसे केस में अ मेंबर, अ डायरेक्टर और समटाइम्स इवन द ट्रिब्यूनल कैन स्यू मोटो. स्यू मोटो मतलब ऑन इट्स ओन कॉल फॉर एन एजीएम. ठीक है, तो देखो 97 was talking about AGM, 98 is talking about EGMs other than AGMs. ठीक है, along with that सेक्शन नंबर 100 पे पहले आ जाओ. 100 पे 99 पनिशमेंट वगैरह के बारे में बात करता है, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करने वाली हूं. 100 पे आ जाओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. पहली बात तो आप लोग मेरे को बताओ, कोई भी मीटिंग बुलाने का पावर किसके पास होता है? हाँ, अभी हमने डिस्कस किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो जैसे एजीएम्स होती है वैसी ही होती है ईजीएम्स, जैसे एजीएम्स होती है वैसे ही क्या होती है? ईजीएम्स. सो एजीएम जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाते हैं वैसे ही ईजीएम्स भी कौन बुलाते हैं?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो अगर डायरेक्टर्स को लग रहा है साल के बीच में, से फॉर एग्जांपल अभी जनवरी चालू है, जनवरी के समय पे हमारे कंपनी को प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है, प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट करना है, बट प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट करने के लिए वी रिक्वायर एन एसआर। व्हाट डू वी रिक्वायर? एसआर। हाँ, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऐसे ही कंपनी प्राइवेट टू पब्लिक में कन्वर्ट नहीं हो सकती। एसआर लगता है मेंबर्स का, जिसके लिए हमें मीटिंग लगती है। अब सोचो एजीएम कब होगी? पहली बात तो मार्च में हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, ऑडिट होगा, फिर हम एजीएम बुलाएंगे 21 डेज की नोटिस भेजने के बाद, फिर उसके बाद एजीएम होगा, तब हम एसआर पास करके प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करने का अगर रेजोल्यूशन पास करेंगे, ये बातों बातों में 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम ये सारी चीजें नहीं चाहते। वी डोंट वांट टू वेट फॉर 6 months फॉर द एजीएम। हमें मीटिंग अभी बुलानी है एंड वी वांट टू पास द रेजोल्यूशन राइट नाउ। मे बी द कंपनी इज थिंकिंग फॉर एन आईपीओ इन द कमिंग फ्यूचर। तो जल्द से जल्द प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट करना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अरे हो कि नहीं? तो ऐसे केस में कंपनी बुला सकती है अपने मेंबर्स को। ये जो मेंबर्स को कंपनी बुलाती है ना, दैट इज नोन एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। व्हाट इज इट कॉल्ड? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सुनो ना, अच्छा तू चैट्स पढ़ रहा है ना? हाँ ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बोल रहे थे बच्चे, ठीक है। दैट इज नोन एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ओके, दिस इज नॉट एन एजीएम। एजीएम तो साल में एक बार होती है। ईजीएम तो जब भी डायरेक्टर्स को लगता है कि हमें मेंबर्स का कुछ परमिशन चाहिए, उनसे कुछ रेजोल्यूशन पास करवाना है जो एक्ट में दिया गया है, चलो मीटिंग बुला लेते हैं, तो ऐसे केस में मीटिंग बुलाई जाती है और उन लोगों से रेजोल्यूशन जो है वो पास करवाए जाते हैं। गेटिंग दिस और नो माय डियर स्टूडेंट्स? यस, दिस मीटिंग इज नोन एज व्हाट? ईजीएम। तो देखो, पहली बात तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन देयर ओन कैन कॉल फॉर एन ईजीएम व्हेनेवर दे थिंक इट इज फिट टू कॉल फॉर एन ईजीएम। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमारे डायरेक्टर्स के पास पावर है ईजीएम बुलाने का। एक पावर तो हमने डायरेक्टर्स को दिया है, बट दूसरे साइड पे लॉ मेकर कहते हैं इवन द मेंबर्स हैव द पावर टू रिक्वेस्ट द डायरेक्टर्स टू कॉल फॉर एन ईजीएम। हमारे मेंबर्स कंपनी के ओनर्स हैं। मेंबर्स कौन है? कंपनी के ओनर्स है। एज एन ओनर आप डे टू डे मैनेजमेंट में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बट हमने आपको पावर दिया है। क्या पावर दिया है? आप अगर चाहो आप डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हो ईजीएम बुलाने के लिए, मतलब मेंबर्स की मीटिंग बुलाने के लिए। तो कितने मेंबर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं? एटलीस्ट मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। और अगर कंपनी इज अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। ठीक है, तो ये लोग कंपनी को रिक्वेस्ट देंगे, एक रिटन रिक्वेस्ट कि हे डायरेक्टर्स प्लीज हमारे कंपनी की आप मीटिंग बुलाइए, मेंबर्स की आप मीटिंग बुलाइए। कौन रिक्वेस्ट दे रहा है? मेंबर्स। किसको रिक्वेस्ट दे रहे हैं? डायरेक्टर्स को। पहले वाले केस में हमने कहा था ईजीएम डायरेक्टर्स खुद बुला सकते हैं, ईजीएम डायरेक्टर्स खुद बुला सकते हैं। इस वाले केस में डायरेक्टर्स मीटिंग नहीं बुला रहे हैं, मतलब डायरेक्टर्स मीटिंग बुला रहे हैं बट इनिशिएशन मेंबर्स के साइड से हुआ है। मेंबर्स ने डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट किया है, हे डायरेक्टर्स हमारी कंपनी की मीटिंग बुलाइए। कितने मेंबर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं? यस, एटलीस्ट मेंबर्स होल्डिंग कंपनी का 1/10 of the paid up share capital. And if it is a company not having share capital, जैसे होता है ना guarantee company is not having share capital और unlimited company not having share capital, तो ऐसे केस में 1/10 of the voting power, तो you should be holding at least 1/10 of the voting power। तो ऐसे केस में जैसे ही डायरेक्टर्स को ये रिक्वेस्ट आता है मेंबर्स से, रिटन रिक्वेस्ट आता है, ओके, रिटन रिक्वेस्ट को कहते हैं रिक्विजिशन। रिटन रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं? रिक्विजिशन। सो रिक्विजिशन इज नथिंग बट इट इज अ रिक्वेस्ट दैट इज इन राइटिंग एंड साइन्ड।
लीगल भाषा में उसको क्या कहते हैं? रेक्विजिशन। रेक्विजिशन का मतलब ही होता है रिटन रिक्वेस्ट, ठीक है। और जो रिटन रिक्वेस्ट देता है उसको कहते हैं रेक्विजिशनिस्ट। उनको क्या कहते हैं? रेक्विजिशनिस्ट। कितने होते हैं ये रेक्विजिशनिस्ट? कम से कम 1/10 ऑफ द मेंबर्स होल्डिंग द, हाँ, इतने मेंबर्स हु आर होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, इफ नॉट शेयर कैपिटल 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। अब जैसे ये रिक्वेस्ट आ गई ना, हमारे डायरेक्टर्स को मीटिंग बुलानी पड़ती है, एंड दीज डायरेक्टर्स मस्ट प्रोसीड टू कॉल द EGM 21 days आफ्टर, बट विद इन 45 days। रिक्वेस्ट आने के 21 दिन बाद मीटिंग हो सकती है, बट 45 days के अंदर। 21 days के बाद, बट विद इन 45 days। मीटिंग अभी भी डायरेक्टर्स ही बुला रहे हैं, बट डायरेक्टर्स ने बुलाया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द रेक्विजिशनिस्ट। 45 days के अंदर अगर हमारे डायरेक्टर्स ने मीटिंग नहीं बुलाई तो लॉ मेकर सेक्शन 100 में कहते हैं देन वी विल गिव द मेंबर्स द पावर टू कॉल फॉर द मीटिंग देमसेल्व्स। उस केस में मेंबर्स खुद होके मीटिंग जो है वो बुला लेंगे। मेंबर्स खुद होके जो है वो मीटिंग बुला लेंगे, एंड दिस मीटिंग कैन बी कॉल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। बट अगर आप देखोगे 21 days, 45 days और 3 months, सभी की टाइमलाइन एक ही दिन से शुरू हो रही है, एंड दैट इज द डेट ऑफ डिपॉजिटिंग द रिक्विजिशन। उसी से 21 days बाद मीटिंग हो सकती है, उसी से 45 days के विद इन मीटिंग हो सकती है, और इसी तारीख से 45 days हो गए, हमारे डायरेक्टर्स ने मीटिंग नहीं बुलाई, तो इसी डेट से 3 months के अंदर हमारे मेंबर्स खुद जो है वो मीटिंग बुला सकते हैं। आई बात समझ में? पक्का? तो देखो, फर्स्टली EGM कैन बी कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स देमसेल्व्स। इफ नॉट द डायरेक्टर्स, EGM कैन बी कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स on the request of the requisitionist. Okay, and these directors can call this EGM 21 days after, but within 45 days. अगर 45 days में हमारे इन डायरेक्टर्स ने मीटिंग नहीं बुलाई तो ऐसे केस में क्या होता है? मेंबर्स खुद मीटिंग बुला लेते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। और पिछले सेक्शन में हमने देखा था इवन द ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू कॉल फॉर एन EGM ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ मेंबर, अ डायरेक्टर और स्यूमोटो। तो अगर मैं EGMs की बात करूं, EGMs की तीनों भी सेक्शंस को कंबाइन करके आई कम टू दिस कंक्लूजन। ये देखो, AGM तो हमारे डायरेक्टर्स ही बुलाते हैं, EGM कैन बी कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन देयर ओन। डायरेक्टर्स कोई रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, EGM बुला सकते हैं। इफ नॉट बाय द बोर्ड ऑन देयर ओन, इट कैन बी कॉल्ड बाय द बोर्ड बट ऑन द रिक्विजिशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। बराबर ना? अगर हमारे बोर्ड ने ये रिक्वेस्ट नहीं मानी तो रिक्विजिशनिस्ट खुद होके मीटिंग बुला लेते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। ये 3 months वाला पीरियड है, कैसा दिख रहा है? और ये वाला जो है वो आफ्टर 21 एंड विद इन 45 days वाला पीरियड है। और लास्ट पॉइंट में कहा गया है इवन द ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू कॉल फॉर अ मीटिंग। और ये ट्रिब्यूनल मीटिंग बुला सकता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ डायरेक्टर और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ मेंबर और इवन स्यूमोटो। बराबर? तो ये कंप्लीट पिक्चर है, प्रैक्टिकल पिक्चर EGM बुलाने का। नहीं, मैनेजमेंट अगर चाहता है, EGM अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुला रहे हैं तो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स मिलकर बुलाते हैं, मेंबर्स बुला रहे हैं।
हाँ यस देखो सुनो मेरी बात, एक मिनट सुनो. मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर. कंपनी का कैपिटल 10 लाख है. 10 लाख में से 3 लाख मैं ही होल्ड कर रही हूँ. मैं अकेली 3 लाख होल्ड कर रही हूँ. इज इट मोर देन 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल? मैं अकेली हूँ, फिर भी मैं मीटिंग बुला सकती हूँ. मतलब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डायरेक्टर्स को मीटिंग बुलाने के लिए. तो वो तो डिपेंड करता है एक अकेला मेंबर कितना कैपिटल होल्ड कर रहा है. ट्रिब्यूनल के पास अगर जाना है, हाँ 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 ईजीएम, हाँ 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 यस यस यस, बट ट्रिब्यूनल विल आस्क यू द रीजंस व्हाई. हाँ, और अगर वैसा नहीं ना, सुनो आपके पास सिर्फ 10,000 है ना, बट आपको लगता है ये मुद्दा जो है उसके बारे में चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए ईजीएम बुलाना जरूरी है, यू कैन आस्क द अदर मेंबर्स ऑल्सो. आस्क देम. इस आपके पास 10,000 है, इसके पास 50,000 है, इसके पास लाख है, इसके पास 2 लाख है, इसके पास 4 लाख है. आप लोग सब मिलकर भी रिक्वेस्ट दे सकते हो. तो इट्स नॉट अ सिंगल मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ द कैपिटल. सिंगल मेंबर के पास तो अगर 1/10 है, अग्रीड, वो तो जा ही सकता है. बट अगर आपके पास बहुत कम शेयर्स है, आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे मेंबर्स के साथ मिलकर कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हो. सो requisitionist in all should have 1/10 of the paid up share capital to request the board of directors. और वो भी नहीं करना है तो you can always go to the tribunal, but that would be a very long routed way. ट्रिब्यूनल मतलब वही कोर्ट कचहरी का रास्ता ही हो गया, would not be speedy. उससे तो बेटर है you request the directors, as simple as that. क्योंकि डायरेक्टर्स इवेंचुअली अगर 45 डेज तक मीटिंग नहीं कंडक्ट करते तो मेंबर्स खुद ही मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे ना. तो यू आर रेस्ट अश्योर्ड कि विद इन 3 मंथ्स आपकी मीटिंग हो ही रही है. कुछ आई बात समझ में? मैंने क्या बोला? ठीक है, गुड. ये वाला पीपीटी आप लोग फोटो निकाल लेते ईजीएम का. फोटो क्यों नहीं अच्छा था? अच्छा मैं भेज देती हूँ ग्रुप पे. नोट कर लिया ना बस फिर कोई टेंशन ही नहीं. ठीक है, वर्चुअल बच्चों के लिए मैं भेज देती हूँ. आप लोग भी बाद में ग्रुप को रेफर कर सकते हो ना पीपीटीज के लिए, जस्ट इन केस. यस, सो दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 100 EGM. आप मीटिंग में तो डायरेक्टर्स आएंगे तब आप सवाल कर लेना उनसे. यस यस, जब मीटिंग होगी तब आप चर्चा कर सकते हो एकदम विस्तार में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ. पेनल्टी तो नहीं, बट कैसे है कि जो भी खर्चा लगा है मेंबर्स को मीटिंग बुलाने का, वो खर्चा हम डायरेक्टर्स से पर्सनली लेंगे उनके जेब से. तो दे फील दैट पिंच. कंपनी के फंड से नहीं जाएगा, उनके जेब से पैसा जाएगा. ऐसी बात है, ठीक है. अब इस चार्ट में 2 ही सेक्शंस बचे, 121 और 122. वो कर ले क्या हम लोग? बाकी सब हो गया ना. 96, 97, 98, 99 वो पनिशमेंट वगैरह का है कि वो सब फॉलो नहीं किए तो क्या लगता है, वो मैं नहीं करवाने वाली. और 100 हो गया. ये 121 और 122 पे आ जाइए. देखो इतने दिनों से हम मीटिंग 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 की बात कर रहे हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाते हैं, 2 लोग कम से कम लगते हैं, 5, 10, 15 लोग लगते हैं. बट आप बताओ, देयर इज वन कैटेगरी ऑफ कंपनी, ओपीसी. ओपीसी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं और मैक्सिमम? मैंने पहले ही दिन आपको पूछा था मीटिंग मतलब क्या. हाँ, तो आप लोगों ने कहा था 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब आते हैं और किस बारे में चर्चा करते हैं उसको मीटिंग करते हैं. बट आप बताओ, ओपीसी में तो एक ही मेंबर है, मिनिमम भी एक, मैक्सिमम भी एक है ना वर्चुअल किड्स. तो आप बताओ, एक पर्सन अपने आप में अपने दिमाग से मीटिंग कैसे कंडक्ट करेगा? कुछ समझ? हाँ एग्जैक्टली.
अरे वो अकेला ही सारा कैपिटल होल्ड कर रहा है. ही इज अ सोल मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. तो अगर हम मेंबर्स की मीटिंग की बात करते हैं, एजीएम, ईजीएम या कोई भी मीटिंग क्यों ना हो, मेंबर तो एक ही है, मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक. तो मेंबर की मीटिंग होगी भी तो कैसे होगी? इन एन ओपीसी. इसलिए ओपीसी के लिए हमने स्पेसिफिकली एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है अंडर दिस चैप्टर. लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का 122. ओके. और ये सेक्शन जो है कुछ ऐसा कहता है, सुनो. जहां तक हमारे ओपीसी की बात है, ओपीसी के केस में हम ऐसा मान लेंगे कि मीटिंग हो गई है और रेजोल्यूशन पास हो गया है. अगर देखो 4 पॉइंटर्स है, आप बाद में समरी लिख लेना, पहले हम रीड कर लेते हैं. ये देखो 4 चीजें हैं, ये इसमें बहुत सही से दिया है. ये देखो, where there is only one director. अच्छा, ये तो डायरेक्टर की बात है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी ऐसा हो सकता है, एक ही डायरेक्टर है. मैक्सिमम 15 हो सकते हैं बट मिनिमम एक. तो सपोज अगर एक ही डायरेक्टर है और मेंबर तो एक ही होता है कंपल्सरीली, तो ऐसे केस में देखो, एनी बिजनेस विच इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग, यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात है या तो जनरल मीटिंग की भी बात होती है. इट शैल बी सफिशिएंट इफ इन द केस ऑफ ओपीसी resolution by such a director is entered in the minutes book required to be maintained under 118, signed, dated, and such date shall be deemed to be the date of the meeting of the board of directors meeting. वैसे जैसे ये board of directors की मीटिंग के लिए लिखा हुआ है ना, वैसे ही जनरल मीटिंग के लिए भी सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है. वो यहाँ पे लिखा नहीं है, वो आप समरी की तरह यहाँ से लिख लो. आप जनरल मीटिंग्स जो है मीटिंग्स ऑफ द मेंबर्स. कौन सी है मीटिंग? मीटिंग ऑफ द मेंबर्स. कैसे होती है? ओपीसी में एक्चुअल मीटिंग नहीं होती है. ओपीसी के केस में मेंबर्स की मीटिंग में आप क्या करते हो, जो भी रेजोल्यूशन पास करना है वो रेजोल्यूशन कम्युनिकेट किया जाता है, और कम्युनिकेट किया जाता है बाय द मेंबर टू द कंपनी. जैसे कि से फॉर एग्जांपल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, मैं ही अकेली मेंबर हूं, सारा का सारा कैपिटल मैं ही होल्ड कर रही हूं. I want to appoint Deloitte as the auditor. I want to appoint Deloitte as the auditor. तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगी, जो मुझे Deloitte को अपॉइंट करना है ऑडिटर की तरह, I will communicate about this to the company. I will communicate about this to the company. क्योंकि कंपनी अलग, मेंबर अलग, बराबर ना? सेपरेट लीगल स्टेटस, कंपनी अलग, मेंबर अलग. मैं सोल मेंबर हूं. मैं इस बारे में कम्युनिकेट करूंगी कंपनी को कि मुझे ना आने वाले 5 सालों के लिए डेलॉइट को अपॉइंट करना है एज द ऑडिटर ऑफ दिस ओपीसी. जैसे ही मैंने ये कम्युनिकेट किया, आई विल ऑल्सो राइट अबाउट दिस इन द मिनट्स बुक. 118 में जो मिनट्स बुक थे आप, उसी मिनट्स बुक में मैं लिख दूंगी कि डेलॉइट को हमने ऑडिटर की तरह जो है वो अपॉइंट कर दिया है. आज की डेट लिखूंगी, साइन कर लूंगी, माना जाएगा आज के दिन मीटिंग हुई है और ये सारे रेजोल्यूशंस जो है वो पास हो चुके हैं. क्योंकि देखो, अगर मैं हाँ कहती हूँ 100% हाँ हुआ है, और अगर मैंने ना कहा है 100% ना हुआ है. इन शॉर्ट, मेंबर्स की मीटिंग में मेरा हाँ हाँ है और मेरा ना है, वो भी 100% कंसेंट से, क्योंकि सारे के सारे शेयर्स तो मैं ही होल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इकलौती मेंबर हूँ, सोल मेंबर हूँ इस ओपीसी की. और मैं अकेली खुद से क्या ही चर्चा करूंगी, मतलब मैं खुद ही रेजोल्यूशन पुटअप करूंगी, मैं खुद ही हाँ या ना बोलूंगी, मैं कहूंगी हाँ पास हो गया है या पास नहीं हुआ है. देयर इज नो सेंस. इसलिए डोंट डू ऑल दिस तामझाम. जो भी आपको करना है आप उस बारे में कंपनी को कम्युनिकेट करो, उस बारे में मिनट्स में लिख दो, डेट कर दो, साइन कर दो, ज़्यादा माना जाएगा मीटिंग हो गई है और ये सारे रेजोल्यूशंस जो है वो पास हो चुके हैं. ऐसा नहीं होगा. केपीएमजी, क्या आप चाहते हो ऑडिटर अपॉइंट हो या हो ना हो? नहीं चाहते. ईएनवाई नहीं चाहते. डेलॉइट हाँ चाहते हैं. ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है. पूरा तामझाम. आप क्या करोगे, आपकी जो चाहत है उस बारे में कंपनी को कम्युनिकेट कर दो, मिनट्स बुक में लिख दो, डेट और साइन कर लो, हो गया.
वही सारी चीजें फॉलो होने वाली है, क्योंकि इवेंचुअली 100% तो पास होने ही वाला है आपके कंसेंट के हिसाब से रेजोल्यूशन। ठीक है, यस। हाँ, तो कुछ भी लिख देगा, बट दैट विल बी फुल एंड फाइनल विच विल हैव टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। How will it? You cannot alter the minutes book. You cannot tear it. You cannot alter it. You cannot add pages. You cannot remove the pages. You're signing it. So there is legal authenticity to the document. So if you're writing it down in the minutes book, you're dating it and you're signing it, means you're telling people कि आपने agree किया है कि Deloitte appoint होगा as the auditor. Mr. A appoint हो गए as the director. इस तारीख को आपने ये चीज के लिए अग्री किया है, मतलब आपकी डेट है और साइन है, फिर कैसे आप अल्टर करोगे? नहीं आई बात समझ में? अगर कोई चीज आपने लिखी है, उस पर आपने डेट लिखा है और साइन किया है, मतलब इस तारीख को ये सारी चीजें आपने अग्री की है, बाद में कैसे अल्टर करोगे आप? वैसी वो बात है ना। देखो, ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, स्क्रीन पे जो मैंने लिखा है, दिस इज अबाउट मीटिंग्स ऑफ द मेंबर्स। वैसे ही ऐसा भी हो सकता है, ओपीसी में एक ही डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर की मीटिंग भी इसी तरह से होगी। सिर्फ यहां जहां जहां हमने लिखा है ना, एंटर इन द मिनट्स बुक ऑफ बोर्ड मीटिंग, है ना, एंड डेटेड एंड साइंड बाय द डायरेक्टर, ऐसा, तो मेंबर के बदले डायरेक्टर का एंगल आ जाएगा, बट करेंगे यही। हाँ, बट अगर दो डायरेक्टर्स है ना, दो डायरेक्टर्स, तो एक्चुअल मीटिंग होगी डायरेक्टर्स की, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है वैसे होगी। कम से कम 2 लोग लगते हैं मीटिंग बुलाने के लिए। तो अगर 2 डायरेक्टर्स है, क्योंकि ओपीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर है, बट मैक्सिमम डायरेक्टर्स कैन गो अप टू 15। There could be 2 directors, 5 directors, 10 directors, even 15 directors of an OPC. तब शिद्दत से मीटिंग होगी डायरेक्टर्स की। बट अगर एक ही डायरेक्टर है, यही प्रोसीजर फॉलो होगा, और मेंबर तो एक ही होता है कंपल्सरीली। तो उस केस में तो वो जो भी चाहता है कि रेजोल्यूशन पास हो, उस बारे में वो कंपनी को कम्युनिकेट करेगा, मिनट्स बुक में एंटर करेगा, डेट करेगा, साइन करेगा, और माना जाएगा उसी डेट पे मीटिंग कंडक्ट हो गई है और ये सारे रेजोल्यूशंस पास हो गए हैं। ठीक है, लिखा आप लोगों ने? ये लिख लो ना, चिट्ठी पे लिख के उधर ही चिपका दो। वर्चुअल किड्स, आप लोग भी लिख रहे हो या नहीं? आप लोगों के रिप्लाईज ही नहीं आ रहे मुझे। यू ऑल कैन टेल मी डन मैम, नॉट डन, प्लीज वेट, थम्स अप दे सकते हो, हार्ट दे सकते हो, वट एवर, गिव सम रिप्लाई ना, कुछ तो रिएक्ट करो। हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे। वर्चुअल किड्स, आप लोगों के लिए चैट खोला हुआ है मैंने। ओके ग्रेट, आ गए रिप्लाई। कौन सी क्लास के लिए आया हो बेटा? अच्छा, 3 डेट निकालोगे आप, उसके पहले इट शुड बी डेटेड एंड साइंड। जैसे सपोज हमने डेट निकाली, डेट आ गई 1 सितंबर के पहले मीटिंग होनी चाहिए, तो 1 सितंबर के पहले मेंबर जो है मिनट्स बुक में लिख लेगा, डेट कर लेगा, साइन कर लेगा। हाँ, आप लिख लें, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स यस, नॉट एप्लीकेबल कोरम। एक ये छोटा सा सेक्शन है, रिपोर्ट ऑन द एजीएम। रिपोर्ट ऑन द एजीएम, मैं एनुअल रिटर्न की बात नहीं कर रही हूं, एनुअल रिटर्न 92 में है, मैं रिपोर्ट की बात कर रही हूं। इसके ऊपर ना इंस्टीट्यूट एमसीक्यू पूछता है, एमसीक्यू, रिपोर्ट ऑन द एजीएम। बट याद रखना, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू लिस्टेड पब्लिक कंपनीज।
What is this? No. It's a report on the annual general meeting. स्कूल में पूरा एकेडमिक ईयर कंप्लीट होने के बाद आपकी टीचर्स आपके पेरेंट्स को बुलाकर क्या रिपोर्ट कार्ड देती थी? ऐसा होता था आपकी स्कूल में? क्या होता था रिपोर्ट कार्ड में? आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस एवरी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में, सिविक्स में, इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में, साइंस में, ज्योग्राफी में आपका क्या स्कोर रहा है, यूनिट टेस्ट में, टर्मिनल्स में, फाइनल में. उतना ही नहीं, नीचे एक रिमार्क का सेक्शन भी होता था जहाँ पे टीचर आपके बारे में बताती थी, एक दो लाइनों में टिप्पणी देती थी कि बच्चे के बारे में उनका क्या ओपिनियन है, उस बारे में टीचर लिखती थी. दिस वॉज योर रिपोर्ट कार्ड दैट हाउ यू हैव परफॉर्म्ड अकेडमिक्स वाइज and otherwise also. मतलब socially are you intelligent, are you gelling with the other kids, are you bullying the kids, क्या आप बहुत ज़्यादा naughty हो या क्या आप well behaved हो या क्या आप sincere हो या जो भी है, आपके बिहेवियर के बारे में टीचर जो है वो लिखती थी इन दैट रिपोर्ट कार्ड. सो बेसिकली दैट वाज योर अकेडमिक एंड सम अदर नॉन अकेडमिक एरियाज ऑल्सो, जिसके बारे में रिपोर्टिंग की जाती थी टू योर पेरेंट्स और गार्डियन एज द केस में भी. वैसे ही अगर आपकी कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, अगर आपकी कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी, हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है ऑन इट्स एजीएम. Report on its AGM, and this report on the AGM is prepared in form number MGT 15. एक हमने पढ़ा था प्रॉक्सी को अपॉइंट करने के लिए फॉर्म MGT 11. ओके, ये अभी हम पढ़ रहे हैं MGT 15 इज रिपोर्ट ऑन द AGM. याद रखना, रिपोर्ट ऑन द AGM इज एप्लीकेबल ओनली टू अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी. इसके ऊपर 1 मार्क का MCQ पूछा है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है. और इसी रिपोर्ट में, रिपोर्ट ऑन द AGM में आप वही सारी डिटेल्स लिखते हो. कौन सी सारी डिटेल्स? कंपनी की AGM कब हुई, कहाँ हुई, कितने बजे हुई, कितने लोग प्रेजेंट थे पर्सनली, कितने लोग प्रेजेंट थे एज प्रॉक्सीज. ओके, कौन से सारे डायरेक्टर्स मीटिंग के लिए आए थे, बिकॉज नोटिस इज गिवन टू ईच एंड एवरी डायरेक्टर. इट्स गिवन ऑल्सो टू द ऑडिटर, क्या ऑडिटर आया था या नहीं आया था. यही सारी चीज़ें के बारे में चर्चा की जाती है इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. एक बार मैं चाहती हूँ आप लोग रीड करो ये सारे पॉइंट्स डिटेल में, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट ने जस्ट इन केस पूछा, यू शुड बी इन अ पोजिशन टू गिव द आंसर. वैसे तो इंस्टीट्यूट इंटरेस्टेड है वो पूछने के लिए कि रिपोर्ट जो होता है कौन से फॉर्म में बनाया जाता है, कितने दिनों में सबमिट किया जाता है और कौन सी कंपनी को सबमिट करना ज़रूरी है. तो आपने देखा है कि रिपोर्ट ऑन द AGM इज सबमिटेड बाय एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, एंड दिस रिपोर्ट ऑन द AGM इज सबमिटेड in form number MGT 15, and it is submitted to whom? It is submitted to the ROC. ROC is the registrar of companies. सेक्शन पे आती हूँ डिटेल. एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेना, लिखने की जरूरत नहीं है. ये देखो, and this MGT 15 is submitted to the ROC within a period of 30 days from the conclusion of the AGM. ये चार्ट में नहीं लिखा है क्या 30 days from conclusion of AGM? ये आप लिख लो यहाँ पे. So every listed public company shall prepare a report on the AGM in form number MGT 15 and submit it to the ROC. लिखो ना, and submit it to the ROC within a period of 30 days from the conclusion of the AGM. Within a period of 30 days from the conclusion of the AGM. Within a period of 30 days from the conclusion of the AGM.
सुनो ना, क्या सारी चीजें लिखी जाती है, ये देखो, अगर आप देखोगे यहां पे ये सारी चीजें लिखी जाती है। मीटिंग कब हुई, कहां हुई, कितने बजे हुई, ठीक है, क्या कोरम प्रेजेंट हुआ था, कितने लोगों ने एक्चुअली मीटिंग अटेंड की थी, चेयरमैन कौन था मीटिंग का, देख रहे हो क्या आप, कौन से ट्रांजैक्शन, मतलब एजेंडा, एजेंडा अड्डा तो होता ही है, बट उसके अलावा क्या और सारी चीजें हुई थी, क्या मीटिंग पोस्टपोन हुई थी, क्या मीटिंग अडजर्न हुई थी, अगर हां तो क्यों हुई थी, ये सारी चीजों के बारे में लिखा जाता है इन दिस रिपोर्ट। और एक चीज आप ऐड करो, ये रिपोर्ट इज साइन्ड एंड डेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। कहां पे लिखोगे आप, स्टिक नोट पे उधर ही चिपका रहे हो ना, किधर, चार्ट बुक में ही ना, हाँ, इट इज साइन्ड बाय, लिखो, साइन्ड बाय द चेयरमैन, and in case of incapacity of the chairman, in case of incapacity of the chairman, लिखा in case of incapacity of the chairman, डैश करो डैश, और नीचे वन दो, वन, in case of incapacity of the chairman डैश, और नीचे देखे वन दो, लिखो लिखो आप कंपनी सेक्रेटरी, लिखो कंपनी सेक्रेटरी प्लस डायरेक्टर, प्लस डायरेक्टर, और नीचे टू दो, टू डायरेक्टर्स, सेकेंड पॉइंट में लिखो टू डायरेक्टर्स, और टू डायरेक्टर्स जहां लिखा है ना वहां ब्रैकेट में लिखो इफ देर इज नो कंपनी सेक्रेटरी, इफ देर इज, हाँ, समझ में आई बात। देखो मिनिट्स कौन साइन कर रहा था, मिनिट्स, 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 मिनिट्स आर प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स, मिनिट्स कौन साइन कर रहा था, चेयरमैन, और चेयरमैन की डेथ या इनकैपेसिटी पे डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे थे किसी एक डायरेक्टर को जो मिनिट्स को साइन कर रहा था। मिनिट्स कंपनी खुद बनाती है, चेयरमैन साइन करता है और कंपनी के पास ही रहता है मिनिट्स। मिनिट्स हर कंपनी बनाती है, ओपीसी है, प्राइवेट है, पब्लिक है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है। ये जो रिपोर्ट है ऑन द एजीएम सिर्फ लिस्टेड कंपनी बनाती है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, बराबर। और वो रिपोर्ट एमजीटी 14 में बना के आरओसी को सबमिट किया जाता है, कंपनी के पास नहीं रखा जाता है। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है मिनिट्स और इस रिपोर्ट में, हाँ या ना। और ये जो रिपोर्ट है इसको साइन करता है चेयरमैन, बट चेयरमैन अगर इनकैपेसिटेटेड है तो ऐसे केस में इट विल बी साइन्ड बाय वन director along with company secretary if the company has a company secretary, and if the company does not have a company secretary it will be signed by two directors। वो directors में भी ना अगर managing director है ना, we would want the managing director to sign because he is into the management full time। managing director नहीं है तो any two directors can sign। so please याद रखना डिफरेंस। मिनिट्स हर कंपनी बनाती है, हर कंपनी, इवन एन ओबीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, मिनट्स में सारी चीजें लिखी होती है। मिनट्स साइन करता है चेयरमैन विद इन 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। चेयरमैन की इनकैपेसिटी पे इट इज साइन्ड बाय अ डायरेक्टर हु वाज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये जो रिपोर्ट है ऑन द एजीएम दैट इज टू बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय पब्लिक कंपनीज, वो भी पब्लिक कंपनी इफ इट इज लिस्टेड। And this report is prepared in MGT 15, which is submitted to the ROC within how many days? 30 days from where? Conclusion of the AGM, which is signed by chairman only. But chairman की incapacity पे company secretary with a director, and if you do not have a company secretary, two directors will sign it.
ओके और डायरेक्टर्स में अगर एमडी है, वी वुड लाइक द एमडी टू साइन इट. ठीक है, दिस इज द रिपोर्ट ऑन द एजीएम. तो ये चीजें प्लीज आपकी चार्ट बुक में लिख दो. MGT 15 के बारे में, 30 डेज के बारे में, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम, साइनिंग के बारे में. ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है इसके ऊपर ICAI जो है वो सवाल पूछती है, स्पेशली MCQ वाले सवाल. ठीक है. आज देखो ना हमारा क्या क्या हुआ. सबसे पहले तो हमारा 97 98 हुआ ट्रिब्यूनल के पावर के बारे में, एजीएम अदर देन एजीएम. फिर हमारा 100 हुआ इंपॉर्टेंट सेक्शन ईजीएम के बारे में. पहले तो डायरेक्टर्स खुद ईजीएम बुला सकते हैं. डायरेक्टर्स को ईजीएम बुलानी पड़ेगी अगर 1/10 ऑफ द मेंबर्स होल्डिंग द शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर हैव रिक्वेस्टेड. और रिक्वेस्ट आने के 21 दिनों बाद, बट 45 डेज पहले मीटिंग बुलानी पड़ती है. नहीं बुलाई तो requisitionists themselves will call for a meeting within a period of 3 months. सारा एक्सपेंस वो डायरेक्टर से ले लेंगे. ठीक है. हाँ, ईजीएम के बारे में और एक बात है, मैंने बोला ही नहीं, आप लोगों ने भी पूछा ही नहीं. ईजीएम जो है, ईजीएम कैन बी कंडक्टेड ऑन एनी डे. ईजीएम कैन बी कंडक्टेड ऑन एनी डे. एजीएम का आपने देखा था, कैन बी कंडक्टेड ऑन अ डे ओनली, देन अ डे अदर देन अ नेशनल हॉलीडे. बट EGM कैन बी कंडक्टेड ऑन एनी डे. इन फैक्ट प्लेस जो है, प्लेस EGM का, EGM कैन बी कंडक्टेड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया. सुनो ना, इसको कंपेयर करो AGM से. AGM तो हम चाहते हैं कि कंडक्ट हो एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस. अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं तो ही हमने कहा है एनी प्लेस बट विच इज विद इन द सेम सिटी टाउन विलेज. और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज के लिए हमने कहा था एनी प्लेस इन इंडिया. मतलब एकदम रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है. यहां पे तो फर्स्ट वाला पॉइंट ही कहता है ईजीएम आपको जहां कंडक्ट करनी है आप इंडिया में कंडक्ट कर सकते हो. ईजीएम इन इंडिया, बेटा इंडिया के बाहर नहीं. नो रशिया, नो बैंकॉक. हाँ रुको, उसके बारे में बात कर रहे हैं, पहले रुक जाओ. हाँ हाँ राइट. हाँ हाँ, जिनको जाना है वो जाएंगे. ऑफ कोर्स यस. जिन्होंने बोला, देखो मैं आपको बोलती हूँ और एक चीज, देखो अच्छा पॉइंट आपने बोला. मेंबर्स चाहते हैं गोवा में मीटिंग कंडक्ट करना है, करेंगे मीटिंग गोवा में. बट देखो आप कोरम अगर नहीं आता है, आप समझो, आपने शिद्दत से और इज्जत में सबको बुलाया तो है गोवा में, बट अगर कोरम नहीं आया, इट इज अ मीटिंग कॉल्ड बाय द मेंबर्स एंड इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट द मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड. फिर उसको भी मत भूलिए आप 103 को. तो मतलब आपने तो इतने सीरियसली डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट किया, डायरेक्टर्स ने नहीं मीटिंग कंडक्ट की, आपने मीटिंग बुलाई, अब इमोशनल होके आप मीटिंग से हट गए और गोवा पे आ गए, और फिर हमारा चर्चा करना रह गया क्योंकि कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, तो फिर मीटिंग ही कैंसिल हो जाती. यू विल नॉट बी एबल टू डिस्कस अबाउट इट. हाँ हो गए ना. नहीं नहीं नहीं, कैंसिल होगी तो मीटिंग बुलाने का खर्चा रिएम्बर्स होगा ना, बट देन यू विल नॉट गेट अ चांस टू कॉल अगेन. हाँ वो तो डायरेक्टर्स की गलती थी, 45 डेज में नहीं बुलाया, तो फिर उनको पैसा देना ही है एनीवेज विच. बट अगर आप ही बुला रहे हो और आप ही नहीं जाते हो तो व्हाट्स द सेंस. मतलब फिर वो, मतलब आप अपने शब्दों पे सीरियस नहीं हो, ऐसी बात हो गई ना. हाँ देखो, इसने जो कहा ये मेरे को आपको बताना था. You are a wholly owned subsidiary of a foreign company. You are a wholly owned subsidiary of a foreign company. Then meeting can be conducted at any place which is also outside India. You are a wholly owned subsidiary of a foreign company. Say for example, एक foreign company है, माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, एंड व्हाट इट डिड इज, दिस फॉरेन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, ओके,
इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी इन इंडिया विच इज इट्स होल्ली ओन्ड सब्सिडरी, मतलब पापा माइक्रोसॉफ्ट और उसका बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है, बराबर ना? पापा कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, और उसका बच्चा कहां पैदा हुआ है? इंडिया में। तो वैसे तो बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है, मतलब दिस कंपनी, दिस बच्चा इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, दिस बच्चा इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, एंड बिकॉज इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द लॉ इट इज एन इंडियन कंपनी। बच्चा, बच्चा क्या है? इंडियन कंपनी है, बिकॉज इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। वो पैदा कहां हुआ है? इंडिया में, तो वो है इंडियन। इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इट इज एन इंडियन कंपनी। बट उसके पिताजी जो है वो इंडियन नहीं है, वो फॉरेनर है, माइक्रोसॉफ्ट। बट देखो ये पिताजी जो है इतना कंट्रोल कर रहे हैं उस बच्चे को, होली ऑन, मतलब लिटरली ऑलमोस्ट ऑल द शेयर्स आर हेल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ओनली। नेम सेक के लिए, क्योंकि मे बी पब्लिक कंपनी तो 7 मेंबर होना जरूरी है, नेम सेक के लिए 6 लोग एक शेयर होल्ड कर रहे हैं, बाकी सारे शेयर्स पिताजी के पास ही है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के पास ही है। मतलब पूरा का पूरा पैसा क्या अमेरिका में ही है, वहीं से यहाँ पे आया है, और साथ साथ में आप मुझे बताओ मेंबर्स भी क्या वहीं के ही है, अमेरिका में ही है। तो ऐसी कोई कंपनी विच इज द होली ओन्ड सब्सिडरी, वो पापा, ये बच्चा, और कंट्रोल भी ऐसा वैसा कंट्रोल नहीं है, होली ओन्ड सब्सिडरी है। ऐसी कंपनीज, मतलब ये जो बच्चा है, ये बच्चा मतलब कौन सा वाला? इंडियन कंपनी। ये कंपनी की एजीएम, सॉरी, ये कंपनी की ईजीएम कैन बी कंडक्टेड एट एनी प्लेस विच इज ऑल्सो आउटसाइड इंडिया। यूजुअली ऐसी कंपनीज की ईजीएम विल बी कंडक्टेड इन अमेरिका, उसके हेड ऑफिस में। मे बी अगर माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस सियाटल में है, मे बी सियाटल में मीटिंग कंडक्ट होगी, क्योंकि मेंबर्स तो वहीं के हैं, स्टेक भी वहीं का है, वहीं पे रादर वी वुड कॉल द मीटिंग, तो वहीं पे मीटिंग क्या हो जाती है? कंडक्ट हो जाती है। सो यू कैन डू दैट। देखो सुनो आप, बच्चा इंडियन है, पिताजी फॉरेनर है। इंस्टीट्यूट जानबूझ के आपको गुमराह करने के लिए उल्टा सवाल पूछेगा, जहां पे पिताजी इंडियन है और बच्चा फॉरेनर है। वैसी कंपनीज की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कैसी कंपनी की बात कर रहे हैं? पिताजी फॉरेनर है और बच्चा इंडियन है। तो ये बच्चा जो है, ये इंडियन कंपनी जो है, उसकी ईजीएम कैन बी कंडक्टेड एट एनी प्लेस विच इज ऑल्सो आउटसाइड इंडिया। ठीक है? यूजुअली इट विल बी कंडक्टेड वेयर इट्स पेरेंट इज, बट कहीं पे भी कंडक्ट कर सकते हैं। एंड आवर्स इज द सेम कॉन्सेप्ट, इट्स बिजनेस आवर्स, नॉर्मल बिजनेस आवर्स, मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 6। एजेंडा तो कुछ भी हो सकता है ईजीएम का, एजीएम का फिक्स्ड है, अड्डा होता ही है, बट ईजीएम का तो जैसे जरूरत पड़ रही है वैसे आप मीटिंग बुला रहे हो ना, तो इसलिए एजेंडा कुड बी एनीथिंग। जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट है वैसे ईजीएम कंपनी बुलाती है। ईजीएम बुलाना कंपलसरी नहीं है कि साल में एक बार ईजीएम होनी चाहिए, हुई तो हुई, नहीं तो नहीं हुई। ऐसा भी हो सकता है साल भर में 4-5 ईजीएम्स हो गए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, इमरजेंसी में या कुछ भी, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वी कैन नॉट वेट फॉर द एजीएम्स, सो वी आर कॉलिंग ईजीएम पे ईजीएम, ईजीएम पे ईजीएम, है ना? ऐसा भी हो सकता है। ये लिख लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। वो देखना है क्या आपको? एक मिनट। कंटेंट से ज्यादा ना इसमें ये इंपॉर्टेंट है, MGT 15 submitted to the ROC within 30 days of conclusion. Section is applicable to listed public companies. और साइन कौन करता है? कंटेंट आई एम नॉट क्वाइट श्योर, कभी ऐसा ही पूछेगी या नहीं, बट ले लो, फोटो ले लो, ये सब कंटेंट है। मीटिंग कहाँ हुई, किस दिन हुई, कितने बजे हुई, मीटिंग में क्या क्या किया, ओके, मतलब एजेंडा, कोरम आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो क्या मीटिंग अडजर्न हुई है, चेयरमैन कौन अपॉइंट हुआ, ठीक है, फिर कितने मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट थे, कितने प्रॉक्सीज आए, ये सारी चीजों के बारे में लिखा जाता है।
हमने क्या सारे एक्ट के सेक्शंस और रूल्स फॉलो किए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉलिंग, कन्वेइंग एंड कंडक्टिंग द मीटिंग, द 3 C's? ये सारी चीजें हमने फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं? यही सारी चीजों के बारे में लिखा जाता है MGT 15 में, रिपोर्ट ऑन द एनुअल जनरल मीटिंग। है ना? थोड़ा सा ये चार्ट का ओवरव्यू कर लेते हैं, हमारे कितने कितने सेक्शंस हुए। हमारे 7.9 जो है ना, ये पूरा का पूरा चार्ट हो चुका है ना? 7.8 भी अगर देखोगे, मिनट्स हो गया, इंस्पेक्शन हो गया और ई फॉर्म हो गया, 7.8 भी हमारा हो चुका है। 7.7 अगर देखोगे आप, 114 हो चुका है, 115 नहीं हुआ है। 116 एक ही सेक्शन सेंटेंस का सेक्शन है कि अगर मीटिंग अडजर्न होती है, ठीक है, तो अडजर्न मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है माना जाएगा उसी दिन पे रेजोल्यूशन पास हुआ है। इन शॉर्ट, जो दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है वही दिन को रेजोल्यूशन पास हुआ है माना जाएगा। जैसे आज मेरी मीटिंग हुई है, 5 में से 3 रेजोल्यूशन पास हुए, खाना खा के लोग चले गए, कोरम नहीं था 4th और 5th रेजोल्यूशन के लिए, तो नेक्स्ट वीक मीटिंग पोस्टपोन्ड हुई, नेक्स्ट वीक बाकी के 2 रेजोल्यूशन पास हुए, तो जो रियलिटी है ना वही माना जाएगा इवन फॉर लॉफुल पर्पस, कि इस दिन 3 रेजोल्यूशन पास हुए और अगले हफ्ते 2 रेजोल्यूशन पास हुए। कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए इस सेक्शन को ऐड किया गया है, क्योंकि ओरिजिनल मीटिंग तो लास्ट वीक हुई थी, तो लोगों को लगता है कब माना जाएगा रेजोल्यूशन पास हुआ है, इस दिन या उस दिन? जिस दिन पास हुआ है उसी दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है। यही है 116। 117 जो है ना, ये मैं आपको पढ़ा दूंगी। जब भी SR पास होता है, SR MGT 14 is to be filed with the ROC within 30 days, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। 117 ठीक है, 115 थोड़ा सा अलग से पढ़ाना पड़ेगा। फिर ये चार्ट नंबर 7.6 हमारा हो गया है, 106 रिस्ट्रिक्शन, और 7, 8, 9, 10 वोटिंग के चारों टाइप्स, ये चार्ट हो गया है हमारा 7.6। 7.5 में प्रॉक्सी हुआ है, 112 हुआ है और 113 हुआ है, ठीक है। और 7.4 में 101 हुआ है, 103 हुआ है और 104 हुआ है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं हुआ है हमारा। अभी मैं आपको बताना चाहती हूं, 3 दिन में हो जाएगा ये चैप्टर, और 3 घंटे में। और सुनो ना, मेरी बातें कुछ सुनते हो आप। अभी कल से, कल क्या है, 25 तारीख, 25 तारीख से 31 तक, 31 जनवरी, आप लोग करने वाले हो फेमा, LLP एंड फॉरेन कंपनीज। पूरे लेक्चर्स देखोगे 1 to 1 एकदम थॉरली। ये पहली बार है आप ये टॉपिक्स कर रहे हो, उसके पहले आपने फेमा कभी नहीं पढ़ा है। संभालो बेटा अपने आपको, इसके इतना भी ज्यादा नहीं दे रही हूं आपको पढ़ने के लिए। उसके पहले आपने फॉरेन कंपनीज कभी नहीं पढ़ा है, और LLP आपने पढ़ा है, बट फाउंडेशन में क्या ही पढ़ा है सब जानते हैं, ना के बराबर ही है, ठीक है। तो ये तीनों भी टॉपिक्स का वेटेज अच्छा खासा है, वो डिस्क्रिप्टिव भी और MCQs भी। आप लोगों को कुछ 11 लेक्चर्स दिए हुए हैं, ये 11 लेक्चर्स आपको देखने हैं, और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस जो है वो भी आपको सॉल्व करने हैं। सो बेसिकली ये टॉपिक्स इस लेवल तक आपके प्रिपेयर होने चाहिए कि अगली बार इज गोइंग टू बी सेल्फ स्टडी एंड डायरेक्टली नाउ 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार लेक्चर देखने के बाद और 2-4 बार करना है, उतना समय ही नहीं है आपके पास, क्योंकि ये डिटेल्ड वाले लेक्चर्स ही है। साथ साथ में आप लोग लर्न भी कर लोगे और क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लोगे। दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इज द ओनली टॉपिक, दीज 3 टॉपिक्स जिससे इंस्टीट्यूट को समझ में आएगा कि हमारे पुराने बच्चों ने अमेंडमेंट्स करे हैं या नहीं करे हैं। बाकी तो कॉमन टॉपिक्स है, उससे इंस्टीट्यूट ये सारी चीज़ों को जज नहीं कर पाएगा। सो यू हैव टू बी रियली वेरी अलर्ट, वॉच द लेक्चर्स, they are very important even from the examination point of view and even practically। आने के बाद कुछ समय पे हम लोग क्या करेंगे, एक दिन सिर्फ डाउट रिजॉल्व करने के लिए रखेंगे समय, बट आप लेक्चर्स को देख लीजिए, आई एम श्योर आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि एकदम डिटेल्ड और एकदम आराम से प्रॉपरली सारी चीज़ों को समझाते हुए मैंने पढ़ाया हुआ है। फास्ट ट्रैक वुड नॉट डू द जस्टिस, क्योंकि फास्ट ट्रैक आप तभी समझ सकते हो जब आप रेगुलर बैच पढ़े हो।
नहीं तो ये इतनी माइन्यूट चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो। और क्योंकि ये नए टॉपिक्स है, वी हैव टू गिव जस्टिस, नहीं तो फिर बैंड बज जाएगी अपनी, है ना। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिनों में 11 लेक्चर्स। कैसे मैनेज करना है आप डिसाइड करो, बट यू हैव टू डू इट बाय हुक और क्रुक एनीवेज। जब हम 1 तारीख को मिलेंगे, हम ये चैप्टर 7 को कंटिन्यू करेंगे और उसी रिदम में जाएंगे, तो 1 तारीख तक आपका ये सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। हमारा ऑलमोस्ट 60% ऑफ चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है, और 3 दिनों में हमारे बाकी के सारे सेक्शंस जो है वो भी हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। चलो, स्टडी वेल, सी यू सून, बाय बाय, थैंक यू।